स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। कक्षा 11 इतिहास विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं आजकल। आज हमारा 8वां चैप्टर है जो कि संस्कृतियों का टकराव, इस पे चर्चा चल रही थी और आज इसके कुछ टॉपिक हमारे बच गए थे, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। और इसमें जो संस्कृतियों का टकराव है, इसका जो पहला टॉपिक है वो है एच एजटेक और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता में अंतर। जो एजटेक सभ्यता है वो अमेरिका में है और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो आप सब जानते हैं कि इराक का वर्तमान नाम, न पुराना नाम मेसोपोटामिया था। तो इसमें क्या, इन दोनों में क्या असमानताएं थी, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला जो बिंदु है वो है कि एजटेक सभ्यता के लोगों को कृषि का ज्ञान तो था, ठीक है, परंतु पशुपालन का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ये प्रश्न यदि बन सकता है, ये आपके पेपरों में बहुत बार आया है कि एजटेक सभ्यता की तुलना बताइए मेसोपोटामिया से। तो इनको कृषि का ज्ञान तो था परंतु पशुपालन का ज्ञान नहीं था, जबकि मेसोपोटामिया के लोगों को कृषि और पशुपालन दोनों का ज्ञान था। ठीक है, जो दूसरा बिंदु है वह है एजटेक सभ्यता के लोगों की भाषा नाहू आरती। जैसे हमारी जो भाषा है वो हिंदी है, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, इस प्रकार की है, लेकिन वहां की जो भाषा थी एजटेक सभ्यता की वो नाहू आरती। ठीक है, उन्होंने चित्रात्मक ढंग से इतिहास की घटनाओं का अभिलेखों के रूप में वर्णन किया। ठीक है, जबकि मेसोपोटामिया के लोग कीलाकार लिपि का प्रयोग करते थे। ये प्रश्न कंपटीशन लेवल में पूछा जा चुका है। इस बार के लेक्चर में ये प्रश्न आया था कि मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, तो कीलाकार लिपि थी। ठीक है, कीलाकार लिपि का प्रयोग करते थे जो एक प्रकार की चित्रात्मक लिपि थी। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता में आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी चित्रात्मक लिपि थी। खासकर उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है अभी तक, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि वो चित्रात्मक होगी, एक अनुमान लगाया गया है इतिहासकार द्वारा। उसी प्रकार मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, चित्रात्मक थी। जो तीसरा अंतर है वो है एजटेक सभ्यता वालों के पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 260 दिन होते हैं, जबकि हमारे जो पंचांग के अनुसार है 365 दिन होते हैं। और 366 जो कि लीपी वर्ष होता है, जो 29 एक महीना 29 का जाता है, उसे लीपी वर्ष कहा गया है। तो लेकिन एजटेक सभ्यता के एक वर्ष कितने दिनों का हो गया, 260 दिनों का। और उनका पंचांग धार्मिक समारोहों से जुड़ा हुआ था। जो एजटेक सभ्यता का जो पंचांग था वो किससे हुआ जुड़ा हुआ था, धार्मिक समारोहों से जुड़ा हुआ था। मेसोपोटामिया वालों ने चंद्रमा पर एक पंचांग का निर्माण किया। उसमें 30-30 दिनों के 12 महीने होते थे, जो हमारे वर्तमान में भी है भारत में। ठीक है, 30-30 दिनों के 12 महीने होते थे, जबकि एजटेक सभ्यता के समान मेसोपोटामिया का समाज भी अनेक वर्गों में विभाजित था। तो यदि आपने मेसोपोटामिया और एजटेक सभ्यता में तुलना करनी है तो पहला तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इन्हें कृषि का ज्ञान तो था लेकिन पशुपालन का नहीं, जबकि मेसोपोटामिया का दोनों को था। उनकी भाषा के बारे में तुलना कर सकते हो, उनके वर्षों के बारे में तुलना कर सकते हो। ठीक है, वैसे हम इस क्लास में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यदि आपने वहां पर ध्यान नहीं दिया है तो आप वीडियो देखकर यहां पर इसको समझ सकते हो। अब दूसरा जो बिंदु है हमारा आज का, वह है कि ऐसे कौन से कारण थे जिसने 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता मिली। मतलब यूरोप के लोगों ने ऐसे कौन से फैक्ट थे जिन्होंने नौचालन में उन्हें साहस दिखाया। तो उसका पहला मुख्य कारण था कि नौका का आकार बड़ा हो गया था और इसमें अधिक सामान भरा जा सकता था। एक तो आकार बड़ा यदि किसी चीज का होगा तो उसमें ये है कि उसमें जरूर सामान ज्यादा भरा जाएगा, तो ये पहला फैक्ट था। दूसरा था कि नौकाएं शस्त्रों से सुसज्जित थी ताकि आक्रमण के समय स्वयं की रक्षा कर सकें। ठीक है, जो नौकाएं होती थी उसमें अस्त्र शस्त्र भरे होते थे। वो अस्त्र इसलिए भरे जाते थे कि कोई उन पर अटैक कर देगा तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, अपनी सुरक्षा कैसे की जाए, तो इसकी वजह से अस्त्र शस्त्र भरे जाते थे। तीसरा जो फैक्ट है वो है कि 15वीं सदी में यात्रा साहित्य का खूब प्रचार और प्रसार हुआ। यात्रा साहित्य मतलब एक देश ने दूसरे देश की खोज की, जैसे भारत की खोज हुई तो यहाँ के लोगों की संस्कृति का पता यूरोप के लोगों को लगा। अमेरिका की
खोज हुई तो अमेरिका के लोगों की सभ्यता का पता दुनिया को चला कि यहाँ कैसे लोग खाते हैं, पहनते हैं ना, ये सारी संस्कृतियां हुई, इसका पता 15वीं शताब्दी में चला। इसके अलावा देखो, विश्व की रचना पर जानकारी प्राप्त होने लगी। ठीक है, विश्व कैसा है, जब भौगोलिक खोजें प्रारंभ हो गई तो जैसे अनेक यूरोपीय जो नाविक हैं उन्होंने खोज की, खासकर स्पेन और पुर्तगाली जो नाविक हैं इन्होंने बहुत साहस जुड़ाया विश्व की खोज में। तो ये फैक्ट हैं कि विश्व की रचना में पर जानकारी प्राप्त होने लगी और भूगोल विषय उन्नत पर था, इससे लोगों की रुचि में वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि जो नौ चालन थे उनको कैसे इनमें सहायता मिली। तो तीसरा जो हमारा बार फैक्ट है, किन कारणों से किन कारणों से स्पेन और पुर्तगालियों ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर को पार करने का साहस किया। मतलब कौन से ऐसे फैक्ट थे कि स्पेन और पुर्तगाली, ये अधिकतर जो भी खोज हुई है विश्व में वो स्पेन और पुर्तगाली नाविक अधिकतर थे। तो उन लोगों ने अटलांटिक महासागर को पार करने का साहस कैसे किया, वो इसको कौन से कारण थे, वो हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें पहला जो फैक्ट है वो है, स्पेन और पुर्तगाली के लोग अन्य देशों में अपना ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साहस किया। ठीक है, पहला तो वो धर्म से जुड़ा हुआ था कि हम अधिक से अधिक देशों में खोज करें और वहां अपने धर्म का प्रचार करें। तो अटलांटिक में भी उन्होंने इसीलिए वहां साहस करने का प्रयास किया कि हम अपने धर्म का वहां प्रचार कर सकें। दूसरा, वे विभिन्न देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे और इन देशों की आर्थिक स्थिति विभिन्न कारणों से दयनीय हो गई थी। विशेष रूप से सोना चांदी की कमी हो गई थी और इन धातुओं से सिक्के बनाए जाते थे। दूसरे देशों की यात्राओं से ये धातुएं प्राप्त की जा सकती थी। तो ये 3-4 फैक्ट हैं कि यूरोप के स्पेन और पुर्तगाली जो नाविक थे या व्यक्ति थे, उन्होंने 15वीं अटलांटिक महासागर पर जाकर अपना साहस दिखाया। तो ये सारे फैक्ट थे, इसकी वजह से वो वहां गए। ये छोटे से हमारा एक टॉपिक था संस्कृतियों का टकराव। इसके बाद हम इनका संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, स्पेन और पुर्तगाली नाविकों के बारे में पढ़ेंगे, वहां की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे और जो भी इस चैप्टर में आगे है वो शेष हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक छोटा सा वीडियो है और यदि आपको समझ में ना आए तो आप जरूर कमेंट्स करें और हम फिर अगले वीडियो में उसको और विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।